आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर। और आज दरअसल स्टॉक्स इन न्यूज में सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे डिफेंस कंपनियां। ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम 31 की तरफ बढ़ेंगे तो स्टॉक्स इन न्यूज में भी वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी फीकी पड़ती दिखाई देगी। तो जब तक अच्छी खबरें आ रही हैं उसका ट्रेड का मौका आपके सामने पेश जरूर होगा। तो 2 स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे स्टॉक्स इन न्यूज में। पहला है मझगांव डॉक, और मझगांव डॉक के हाथ दरअसल एक ऑर्डर लगा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। 1615 करोड़ का इन्होंने करार किया है। ये करार प्राइमरीली 6 पेट्रोल वेसल्स जो कोस्ट गार्ड को सप्लाई करेगी मझगांव डॉक का, उसके लिए है। तो ये है पहला स्टॉक आज वीरू। लगे हाथ में दूसरा भी स्टॉक बता दूं, वो है कोची शिपयार्ड, और कोची शिपयार्ड को लेकर भी एक डेवलपमेंट ऑर्डर रिलेटेड ही है। 488 करोड़ का दरअसल इन्होंने करार रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही किया है। यहाँ पर जो भारतीय सेना के नौसेना के जहाज हैं उनके रिपेयरिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कोची शिपयार्ड के हाथ आया है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आज सबसे पहले रेडार पर रहेंगे, मझगांव डॉक और साथ ही कोची शिपयार्ड। बिल्कुल, आई थिंक शरद हम सबकी रुचि आई थिंक डिफेंस में और रेलवे में काफ़ी थी। शरद, आप ये स्टॉक्स इन न्यूज़ में आज सबसे ऊपर जो क्रम में आज 2 स्टॉक्स हैं हमारे, मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड करूं तो इस फॉल में, इस डिप में, कल आपने देखा कि कैपिटल गुड्स में भी वो कंपनियां जो डिफेंस से थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं, या फिर डिफेंस स्टॉक्स में एक शार्प सेल ऑफ था। इस न्यूज़ के मद्देनज़र हालांकि आज शायद बहुत इंपैक्ट ना देखने को मिले, बाजार ग्रेजुअली अपना रिएक्शन देगा, बट आप डिफेंस में क्या पिक करना चाहेंगे, स्पेशली मझगांव डॉक, जो कि मेरे ख्याल से एक CY 22 के बाद इसने एक वर्टिकल राइज दिया है। आपका व्यू क्या है इस पे, कौन सी ट्रैजेक्टरी में आप इसे लेना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मझगांव डॉक इन वैल्यूएशंस पे बहुत एक्सपेंसिव आपको नहीं लगेगा। ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स 18-20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो ऑर्डर बुक में एस्केलेशन है वो काफी स्टीप हो सकती है आने वाले समय में। कोचिंग का ही मैं देख रहा था, शायद एक ऑर्डर है उनके पास जो करीब 40,000 करोड़ का ऑर्डर है, वो आ सकता है उनकी बुक्स में। तो इस टाइप के ऑर्डर फ्लोज, ये जो ऑर्डर फ्लोज है ये इतने बड़े तो नहीं है, बट फिर भी सब्सटैंशियल है। मुझे लगता है आने वाले समय में आप ये उम्मीद करिए कि अगले साल भी डिफेंस एज अ थीम चालू रहनी चाहिए, और ये टिप्स को हम लोग यूज करना चाहेंगे बाई करने के लिए। और अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। ऑर्डर बुक में आप एटलीस्ट यहाँ से डबल होने की उम्मीद ज्यादातर स्टॉक्स में रख सकते हैं। तो वो ग्रेजुअली फिर जो आपकी फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड नंबर्स है वहां पे भी काफी बड़ा रिविजन आना चाहिए। तो एवरेज में आप मान के चलिए कि जो स्टॉक्स आपको अभी 18-20 के मल्टीपल पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्डर बुक अक्रेशन आता है और फॉरवर्ड नंबर्स में उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, आइडियली आपको ज्यादातर स्टॉक्स फिर 10-15 के मल्टीपल पे मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है जिस तरीके की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है डिफेंस में। और एक्सपोर्ट एक बड़ा एंगल ऑब्वियसली है ही है जैसे जैसे निकल के आता है। तो मुझे लगता है अभी भी काफी स्कोप है और ये डिप्स को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। कल की करेक्शन तो एबरेशन है, सारे सारे शायद रूमर्स एक साथ एक ही दिन बंडल अप हो गए। बट मुझे लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत करेक्शन भी मिल रही है एवरी 5-10% की डिप पे, आपको इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट ही करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी आपको एवरेज में 50 से 70% अपसाइड ज्यादातर स्टॉक्स में मिलना चाहिए। ओके, देखिए दोनों ही स्टॉक्स में प्राइस डैमेज हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो प्राइस मूव थे उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हुआ। जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैंडल्स को देखते हैं, वो सिवियर भारी बड़ी बड़ी कैंडल्स, वाइल्ड कैंडल्स, बट ये दोनों स्टॉक्स जो थे वो हार्डली रिट्रेस होकर अपने 22 में तक आए। बट मैं मझगांव डॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मानस, मझगांव कल का लो जो था वो 3 एवरेजेस वहीं पे फ्लोट कर रहे हैं इकट्ठे। हालांकि ये जब स्टॉक्स चलते हैं या फिर गिरते हैं तो बहुत सरोकार इनकम एवरेजेस से नहीं होता है, पर आपको लगता है कि 1904 से लेकर 2000 की ट्रैजेक्टरी कोई अगर ऐड करना चाहता है, ये अच्छी ट्रैजेक्टरी होगी? वीरेंद्र जी, मैं वेट करूंगा क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 7-8 हफ्तों से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन कल जब गिरावट देखने को मिली तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर एक बार 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1920 है, और या तो 20 वीक मूविंग एवरेज वो भी उसका वैल्यू भी 1900 के आसपास है, अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए और खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे, जब स्टॉक 20 के लेवल्स को ब्रीच करे तभी करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स भी साफ है मझगांव डॉक पर। चलिए अगला ट्रेड जो रहेगा आप रेडार पर रखेंगे वो है जी एंटरटेनमेंट। और जी एंटरटेनमेंट को लेकर हमने देखा है काफी स्पेकुलेशन कल तक थी कि डेडलाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब सोनी की तरफ से बयान आ गया। सोनी ने कहा है कि हम दरअसल वो तारीख बढ़ाने को
तैयार है। तो यहाँ पर वीरू अब वो तारीख पर तारीख वाला मामला है, होप नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा और टाइम देने को तैयार है सोनी, जो जी एंटरटेनमेंट ने मांग की थी। याद रखिएगा कि पिछले साल दरअसल दिसंबर 2021 के आसपास ही सोनी और जी की बातचीत की शुरुआत हुई थी। फिर 1 साल का टाइम दिया गया था कि 1 साल के भीतर दरअसल आप वो मर्जर जो भी बैठ रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसको अंजाम दें। लेकिन जी एंटरटेनमेंट ने 2 दिन पहले कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ और समय लें, और मामला वही का वही है कि लीडरशिप की सिचुएशन क्या होगी। अब पता नहीं यहाँ पर अब कुछ और पेच है कि नहीं है, लेकिन बेसिकली अब सोनी तैयार है इस पर्टिकुलर बातचीत को कुछ और टाइम देने के लिए। एग्जैक्ट वो टाइम कितना देंगे वो डिटेल अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन कल 7% टूटा था इस डर में कि शायद सोनी कहेगा अब नहीं, बस और नहीं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जाइए। वो नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक ओवरहैंग बना रहेगा इस ट्रेड में। आशीष बेदी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि जी एक स्टॉक है जो आजकल खूब ट्रेड के मौके दे रहा है, दोनों तरफ तेजी और मंदी के। जी अर्षिता मैम, काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको टेक्निकली चार्ट्स पे एनालाइज करना, क्योंकि चार्ट्स का स्ट्रक्चर जो रहता है और न्यूज जिस हिसाब से आती है और प्राइस एक्शन जो होता है, उन तीनों में कहीं भी कन्वर्जेंस नहीं रहता, हमेशा एक डाइवर्जेंस ही देखने मिलता है। कल जिस हिसाब से 7.5% की फॉल थी, हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट लेवल पे वापस आ गया 240-44 का 245 का जो जोन है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर उन लेवल्स पे आकर एक्यूमुलेट करता है तो शायद इसमें एक पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है, बट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग एक बार अवॉइड कैटेगरी में ही इसे रखें। शरद जी, आपका व्यू एज ऑफ नाउ? जो सोनी है वो काफ़ी पेशेंस दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो परसों की खबर थी उसके मद्देनजर तो लग रहा था कि शायद वो इतना एक सॉफ्ट रुख ना अपनाए, बट वो आई थिंक एक्सटेंशन के लिए एग्री हो गए हैं। आपका व्यू क्या कह रहा है? बट एट 250 आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है, या फिर कोई क्वेरीज अगर आपकी क्लाइंट्स की जी पर रही है तो? देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच नहीं है जी के केस में, और ज्यादा पॉसिबिलिटी हम इसी बात को असाइन कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये मर्जर गो थ्रू हो जाता है। और जैसे ये मर्जर गो थ्रू होता है, हमें लगता है सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स काफी फेवर में रहेंगे जी के और सोनी दोनों के, और जी को इसका काफी बड़ा फायदा मिलना चाहिए। तो हम काफी बड़ी री रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं पोस्ट मर्जर। हालांकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसपे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमारा ये मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल है ये मर्जर। तो आइडियली आगे पीछे कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होके हो जाना चाहिए, और पोस्ट मर्जर हम ये उम्मीद करें कि जी में काफी स्ट्रॉन्ग रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, री रेटिंग। उम्मीद पर दुनिया कायम, और पोस्ट मर्जर और मर्जर की अभी भी उम्मीद यहाँ पर शरद जी को है कि होगा कुछ ना कुछ और वहां पर रीरेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखते मुझे लगता है कि जब वो इवेंचुअली खबर आए तभी वो ट्रेड बनेगा, उससे पहले तो प्राइमरीली स्पेक्यूलेशन ही है। कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे वीरू, जो हम डेटा पॉइंट सामने रख रहे थे कि कल जो एफआईआई की तरफ से बिकवाली और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो 4700 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है, उसके पीछे ब्लॉक डील्स थी, और उसका इम्पैक्ट भी आप देखिए कि किस किस ने बेचा और कितना माल दूसरे लोगों ने खरीदा है। तो सबसे पहले लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल में प्रोमोटर्स के बेचने की खबर थी और वही हुआ है। वो डेटा पॉइंट आपके सामने आएगा। सौम्या पॉलीमर एलएलपी ने 36.2 लाख शेयर बेचे, ये प्रोमोटर है। 1.34% तक का स्टेक इनकी तरफ से बिका है। साथ ही कैरव केमिकल्स जो भी प्रोमोटर कैटेगरी में है, 10.5 लाख शेयर इनकी तरफ से बिके हैं। 0.39% स्टेक उनके पास है। अब खरीदार कौन थे? मॉर्गन स्टैनली 13 लाख शेयर इन्होंने लिए, निपॉन इंडिया ने 12 लाख शेयर खरीदे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 9 लाख शेयरों की खरीदारी की, और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो हम अडिया कहते हैं 5 लाख शेयर खरीदे। तो ये फिलहाल वो नाम है जो आए दरअसल एस्ट्रल से जुड़े हुए। ऐसा ही हुआ है निपॉन इंडिया में, जहां पर निपॉन इंडिया में इंडसइंड बैंक ने 2.86% का क्लीन आउट ट्रेड किया था 445 रुपीज के भाव पर, और वो स्टॉक करीब 459 पर कल क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। यहां पर खरीदारों के नाम में लगभग 77 लाख शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसीआई प्रू ने 47 लाख शेयर खरीदे, नॉर्जिस बैंक ने 9 लाख शेयर, सोसाइटी जनरल ने 9 लाख शेयर, और मॉर्गन स्टैनली एशिया ने भी करीब 2,20,000 शेयर खरीदे हैं। ये वो बायर्स हैं निपॉन इंडिया में। श्रीराम पिस्टन एंड रिंग में भी एक बड़ा ब्लॉक हुआ था, और वहां पर अगर आप देखिएगा
एक जर्मन कंपनी है जिसने करीब करीब 8.85% तक का हिस्सा अपना बेचा। यहाँ पर जो खरीदारों के नाम आए हैं, एबिकस नियरली 7.86% स्टेक लिया है, 34 लाख शेयर इन्होंने खरीदे। और एएल मेहवार कमर्शियल नाम की एक एंटिटी है जिन्होंने करीब करीब 4 लाख शेयर खरीदे, लेकिन एबिकस ने एक अच्छा खासा चंक उठाया, करीब 1100 के आसपास वो स्टॉक लिया गया है। तो श्रीराम पिस्टन्स आज इन तीनों काउंटर्स और स्पेशली एस्ट्रल पर भी ज्यादा नजरें होनी चाहिए। जी शरद, एस्ट्रल पर आपका व्यू? मैं इनफैक्ट कल चार्ट्स को देख रहा था, हालांकि जो प्रेशर था वो इनिशियली अगर आप देखें ये जो प्रमोटर चंक बिका वो तो बहुत जल्दी विंडो में एब्जॉर्ब भी हो गया, बाजार के साथ थोड़ी गिरावट आई। बट ये जो रियल एस्टेट एंसिलरी या फिर होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट था उसमें ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं, मैंने एस्ट्रल, पॉलीकैब, स्पेशली ये दो, ये बहुत ही बड़े बड़े HNIs और PMS में होल्ड करते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि टेक्निकली यहाँ पे इतना बड़ा सेल ऑफ ना आए या फिर इतनी बड़ी सप्लाई ना आए, क्योंकि जो बाइंग है वो बहुत लोअर लेवल्स की है। आप थोड़ा बहुत भी अगर 5-7% का डिप मिले, फॉर इंस्टेंस एस्ट्रल विच इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200 डेमा जो कि 1800 के आसपास प्लेस है, किस में एंट्री करना चाहेंगे, स्पेशली एस्ट्रल और पॉलीकैब में आपका टेक? देखिए, मैं आइडियली दोनों ही स्टॉक्स पे ये लेवल पे एंट्री की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि हालांकि दोनों ही कंपनियों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। एस्ट्रल पिछले शायद 10-15 साल से लगातार जिस टाइप की इंप्रूवमेंट हमने लगातार देखी है कंपनी में, काबिले तारीफ है, और रियल एस्टेट में भी इंप्रूवमेंट चालू रहनी चाहिए। बट ये दोनों स्टॉक्स में जो वैल्यूएशन है मुझे लगता है वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। हालांकि थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, बट उसके बावजूद मुझे लगता है ये लेवल्स पे थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। हालांकि तेल की कीमतें कम रहने की वजह से इनका रॉ मटेरियल प्रेशर काफी नॉर्मल रहना चाहिए, तो वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट की आप गुंजाइश सोच सकते हैं आने वाले समय में। पर वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। अगर आपका बहुत लंबा नजरिया है कि आप 4-5 साल की एज अ थीम इसको होल्ड करना चाहते हैं, तब मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस का एक महंगा होना इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ काफी ठीक ठाक रहनी चाहिए दोनों ही कंपनीज में। बट दोनों में से अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं एस्ट्रल को चूज करूंगा। मुझे लगता है रियल एस्टेट में जिस टाइप की डिमांड है और एस्ट्रल की जैसी पोजीशनिंग रही है इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किए और मार्केट शेयर गेन किया है, मुझे लगता है एस्ट्रल को एक बेटर स्वीट स्पॉट मिलना चाहिए कंपेयर टू पॉलीकैब इन द लॉन्ग टर्म। ओके, अच्छा, आउट ऑफ दिस टू अगर आप, पॉलीकैब आज खबर में नहीं है, बट मैं आई थिंक रियल एस्टेट एंसिलरी में और होम इम्प्रूवमेंट उसको कवर कर रहा था। सचिन, अमूमन एस्ट्रल की ये एक आई थिंक ये एक इसकी रीत रही है, इसका ट्रेंड रहा है कि ये जब 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता है, एक बार स्विंग टुवर्ड्स 200 डेमा ज़रूर आता है, उसके बाद शायद उसको एक्सटेंड भी करता है। बट आपको क्या लग रहा है, आई मीन 1865 पर 1810, 1790 के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको? काफी ब्राइट है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका 200 एक्सपोनेंशियल डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 1820 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग वहां पर एक्सटेंड होना चाहिए। एंड उसके बाद थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आ सकती है, बिकॉज डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ADX फिलहाल अराउंड 22 के आसपास, 20 के आसपास स्विंग हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है एक छोटा सा लेग अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है ऑन द लोअर साइड। वो होने के बाद वीकली स्ट्रक्चर का जो बेस है लगभग अराउंड 1780 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर बेस ये वायलेट नहीं करना चाहिए। उसी के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से फ्लोज है 1800-1780 तक मुझे लग रहा है जगह है, एंड यहाँ पर अभी भी शॉर्ट पोजिशन ही डिप्लॉय करनी चाहिए। एक रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड है 1920 के पास। ओके, तो ये फिलहाल 1920 के आसपास रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड है। देखते हैं वो स्टॉक में आज पुल बैक आता है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अटका वैसे भी था, जैसे वीरू मेंशन भी कह रहे थे। और वो ओवरहैंग अगर बाजार में किसी को भनक थी वो अब इट्स आउट ऑफ द वे, क्योंकि प्रमोटर्स ने जो बेचना था बेच दिया है। अब शायद वो आगे कुछ समय के बाद ही बिकवाली के लिए आएंगे। तो देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। अच्छा, फ्लेयर राइटिंग ये भी एक रीसेंट लिस्टिंग है और कल के धमाकेदार प्ले जो डॉम्स ने दिखाया। हालांकि फ्लेयर डॉम्स आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि डॉम्स की ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिस्टिंग के बाद ये नंबर्स आ चुके हैं।
जहां पर करीब करीब 4.25% तक की बढ़त रेवेन्यू में देखने को मिली। 257 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बढ़कर आया है सेकंड क्वार्टर का। प्रॉफिट में हल्की सी बढ़त है, 33 करोड़ के आसपास 3.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा फ्लैटिश है, 52 करोड़ का 54 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन इनके मार्जिन्स में कुछ दबाव बनता दिखाई दिया है। तो ये नंबर्स रहे हैं। शरद, मेरी राय अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल जो हमने स्पेक्टेकुलर लिस्टिंग देखी एक बहुत ही खराब बाजार में डॉम्स की, और वो दिन भर दरअसल तेजी में था, और उसके सामने अब फ्लेयर राइटिंग के नंबर्स को आप कैसे रेट करेंगे, और अगर लोग लेना चाहते हैं स्पेस में एक्सपोजर, दोनों में से बेहतर क्या रहेगा? देखिए, अब जिस तरीके की वैल्यूएशन पर डॉम्स चला गया है, डॉम्स में तो आपको अब अपसाइड स्कोप काफी लिमिटेड बचता है। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली मुझे अगर ऑप्शन रहे तो मैं इन प्राइसेस पे फ्लेयर पे पोजीशन लेना बेटर समझता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे उनका जो नया यूनिट है वो चालू होता है, उससे काफी बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए। तो जो उसकी स्केल अप पे ही हम फ्लेयर पे बैट कर रहे थे इनिशियली भी, और इनिशियल जो हाइप या हुपला था उसके बाद अब ग्रेजुअली स्टॉक करेक्ट हो गया है। तो मुझे लगता है फ्लेयर कंपैरेटिवली बेटर रहना चाहिए। डॉम्स में अब यहाँ से अपसाइड स्कोप काफी लिमिटेड बचता है। तो फ्लेयर ज़्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा, क्योंकि डॉम्स एक जिस तरह के वैल्यूएशंस दिखा रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अच्छा, इस बीच गिफ्ट निफ्टी का अपडेट देखिए, ये स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है वीरो। 76 अंकों की गिरावट आ चुकी है गिफ्ट निफ्टी में। देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन उभर कर आती है। क्लियरली ये थोड़ा सा कंसर्न बढ़ा सकता है, क्योंकि 21,100 के ऊपर खुलने के पहले संकेत थे, सिर्फ 24 पॉइंट हम नीचे थे, लेकिन अब 75 पॉइंट का नॉक गिफ्ट निफ्टी ले रहा है। काबा सर, आजकल पेन वेन का इस्तेमाल होता है या फिर लैपटॉप से ही प्यार है? बिल्कुल, पेन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। आज मैंने यूज किया था आफ्टर अराउंड फ्यू मंथ्स। क्यों? तो पता नहीं बच्चे ही करते होंगे स्कूल कॉलेज में, वैसे हमारा तो नहीं होता। नहीं तो किसी के लिए आज सुबह में आपने चेक काटा था इसीलिए इस्तेमाल हुआ? जी हाँ, एक्चुअली है एब्सोल्युटली, ना? एब्सोल्युटली, क्योंकि आज बैंक गया था, विड्रॉ नहीं हुआ, फिर डेबिट कार्ड में ब्लॉक हो गया था, तो मैं बोला अब क्या करें, तो फिर नेचुरली चेक बनाना पड़ा विड्रॉ करने के लिए। हाँ, मुझे लगा ही था, क्योंकि वरना कोई आजकल आप और टेक्निकल एनालिस्ट को पेन की क्या जरूरत। मुझे तो लिखने होते हैं आप लोग क्या ट्रेड्स दे रहे हैं, तो मैं वो नोट करती रहती हूँ, तो पेन यूज होता है। लेकिन ना ये फ्लेयर का है ना ये डॉम्स का है, तो कुछ और ही प्रोडक्ट है। मैं आपसे बेसिकली पूछ रही हूँ, फ्लेयर राइटिंग चार्ट देखा है तो बताइए क्या लग रहा है? फ्लैश राइटिंग का चार्ट मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जरूर मैं चेक लेता हूँ। लगता है वीक, जैसे लिस्टिंग हुई है 520, उसके बाद लगातार गिरावट दिख रही है, लेकिन जब तक ये 400 पार नहीं करेगा फ्लैर, तब तक उसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। हम कहते हैं नॉर्मली नो लो इज लो। अब तक जब तक नीचे जाता है जाने दो, जब तक हमको कंफर्मेशन बाय सिग्नल नहीं मिलेगा हम लेंगे नहीं, और वो मिलेगा करीब 400 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। तो आई थिंक अवॉइड इट, फ्लैर अवॉइड करें। देखते हैं आज मार्केट कैसे अपना वर्डिक्ट देता है। और नंबर्स पर, मार्जिन्स पर तो थोड़ा सा दबाव बना है, और ज्यादा कुछ बढ़त नहीं आई है। बाकी नंबर्स में हल्की हल्की सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में। चलिए, दूसरे स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए, उसमें ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी रेडार पर रहेगा। ऑल कार्गो का दरअसल नवंबर बिजनेस का अपडेट आ चुका है। लेस देन कंटेनर लोड वॉल्यूम में दरअसल हम देख रहे हैं 0.35% की गिरावट ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.11% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी बेसिकली कह रही है डिमांड अभी भी सबड्यूड है, मैक्रो एनवायरनमेंट ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। डिक्लाइन देखने को मिला अक्रॉस ज्योग्राफीज, चाहे वो अमेरिका हो, लैटाम मार्केट्स हो, या फिर यूरोपीय बाजार हो। साथ ही साथ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एशिया लेड है, चाइना और इंडिया में बिजनेस में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, तो वहां पर आउटलुक अच्छा है। जनवरी के बाद आप देखिएगा वॉल्यूम में करीब 1.5% का कंट्रीब्यूशन आया है। इन्होंने जो जर्मनी में एक एक्विजिशन की थी। इनफैक्ट देखने होंगे कि दिसंबर के आंकड़े क्या कहते हैं, कंसिडरिंग ये रेड सी में बड़ी क्राइसिस चल रही है। उसके बाद हमने देखा है अक्रॉस द बोर्ड दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। उसी से जोड़ेंगे क्या तार शरद अवस्थी इन सभी लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए? देखिए, थोड़ा इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि पहले भी जैसे पनामा कैनल वगैरह में या सुएज कैनल में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पूरा ट्रेड एक बारी तो इफेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उस इवेंट से आ सकता है, बट मैं बहुत डिटेल में ऑल कार्गो को ट्रैक नहीं करता, तो एग्जैक्ट बोलना मुश्किल होगा। ऐसे ओपन होता है ये पर्टिकुलर काउंटर। चलिए, कुछ और स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक आपके लिए रहेगा रेडार पर इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनियां, भारती एयरटेल और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया। लोकसभा में वो टेलीकॉम बिल दरअसल पास हो चुका है, अब ये राज्यसभा भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। तो
इन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट केयर QIP के जरिए 250 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। साथ ही साथ अल्ट्राटेक छोटा सा एक्विजिशन किया है, 20 करोड़ का 26% स्टेक ये क्लीन मैक्स टेरा में लेने वाले हैं, और फिर आप रेडार पर रखिएगा DLF। इनफैक्ट DLF एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हो सकता है। गावा साहब ने कहा है थोड़ा सा चार्टिकली वीक है, लेकिन पंचकुला, गुड़गांव और कमर्शियल प्लॉट्स इन्होंने करीब करीब 1400 करोड़ में बेचे हैं। वीरू इस पर शायद कुछ और इंसाइट दे पाएंगे, उस मार्केट को ज्यादा बेहतर समझते हैं। कंपनी ने पंचकुला के सेक्टर 67 में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। यहाँ पर करीब 700 करोड़ में 75 शॉप कम ऑफिस प्लॉट बेच रही है कंपनी, और ये इनका सेंट्रल 67 नाम का जो प्रोजेक्ट है। एक और जो प्रोजेक्ट है वैली ऑर्चर्ड, उसमें 470 में से 400 यूनिट 700 करोड़ में बेच चुके हैं। तो 770 यूनिट्स थी, 400 गई, बाकी 70 भी बिक जाएगी। डिमांड अच्छी है मेरे ख्याल में, ये वैसा ही पड़ना चाहिए। वीरू कैसा ये गुड़गांव पंचकुला कमर्शियल प्लॉट्स तो तेजी से बिक रहे हैं? हजता दिल्ली का बॉर्डर पार करते समय जब आप गुड़गांव निकलेंगे ना, गुरुग्राम निकलेंगे, ये पूरा इलाका जो है वो DLF का है ना। तो ये खबरें आती रहेंगी कि यहीं प्लॉट बेचा, ये प्रोजेक्ट बेचा, लेकिन यकीन मानिए हजता इनकी जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी है ना, आई मीन मेरे को तो नहीं मालूम कि अब ज़िंदगी में हम कभी नोएडा में फ्लैट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। मतलब पिछले 1 साल में जो हुआ, तो 2 BHK आराम से 55, 56, 58, 60 में मिलता था, वो जा रहा है अब करीब 1 करोड़ 10 लाख का। और क्योंकि DLF है प्रीमियम बिल्डर्स, जो 1-2 प्रीमियम है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, एक एस हो गया, एक DLF हो गया, 3-4 बिल्डर्स प्रीमियम में आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें डिमांड है हर्षता, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। अंडरराइटर्स काफ़ी मिलते हैं इनको, काफ़ी अंडरराइटर्स मिलते हैं। शरद आपका DLF पे टेक, और आपको लग रहा है कि कोई भी डिप इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? आपकी अप्रोच क्या है DLF पे, और इन कंपैरिजन टू DLF अगर आपको सस्ते वैल्यूएशन में कुछ और मिल रहा हो तो वो प्रिफर्ड क्या आएगा? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट पे व्यू तो मेरा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ग्रोथ रहनी चाहिए। जैसा अभी आप भी बता रहे थे, जिस टाइप की प्राइस मूवमेंट हुई है वो डिमांड को ऑलरेडी अंडरलाइन कर रही है। वैल्यूएशन वाइज हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो, बट अपग्रेडेशन की उम्मीद आप रख सकते हैं एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर लगातार इन कंपनीज में। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट तो अब बहुत ज्यादा नहीं है, फॉरवर्ड अपग्रेडेशन जैसे जैसे आती है उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 4 से 5 साल, तो हो सकता है DLF डज मेक सेंस। बट अगर उससे कम की अवधि है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन स्टॉक्स में, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज में लार्जली एक साइडवेज मूवमेंट मिलना चाहिए। एक छोटा स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज, वहां हमें लगता है कि शायद वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है और बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और बड़े स्टॉक्स में मुझे लगता है मैक्रोटेक एक काफी डिसेंट बेट है, जिस तरीके का उनका मिक्स है लग्जरी मिड इनकम हाउसिंग के बीच में, और ज्योग्राफिकली भी जैसा स्प्रेड है, तो मुझे लगता है मैक्रोटेक में वैल्यूएशंस अभी भी ठीक है। साउथ बेस्ड अगर आप देखें तो शोभा डेवलपर्स एक बढ़िया बेट हो सकती है। मुझे लगता है वहां भी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, और बीच में IT वगैरह के इश्यूज आए थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मूव उसमें आया नहीं। तो मुझे लगता है अगर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से लेना है तो ऑल इंडिया प्रेजेंस के हिसाब से मैक्रोटेक, साउथ बेस्ड पे शोभा, और अगर कोई छोटा स्टॉक आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है श्रीराम प्रॉपर्टीज एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज, शोभा, मैक्रोटेक जैसे काउंटर्स आपकी रिजर्व होने चाहिए। गावा साहब ने आज DLF पर शॉर्ट कॉल दिया है, खुलने देते हैं फिर देखते हैं कहाँ बैठता है उस खबर पर ये पर्टिकुलर काउंटर। अच्छा वीरू, कल के ट्रेड में से कुछ इंटरेस्टिंग बियॉन्ड HDFC दिखाई दिया हो तो वो हॉट स्टॉक्स पर भी आएंगे आगे, लेकिन आज दरअसल आइनॉक्स CVA की लिस्टिंग होने वाली है, और हम सब जानते हैं कितना वो हॉट IPO था, हर किसी ने अप्लाई किया। अब किस किस को सब्सक्रिप्शन मिली, आज लॉटरी हाथ लगेगी या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। 61 गुना से के आसपास भरा था ये काउंटर, 660 इशू प्राइस था। साथ ही आज एक और इशू खुल रहा है। IPO मार्केट एब्सोल्युटली हॉट है, और ये एक फार्मा कंपनी है, इनोवा कैपटैब करके, CDMO बिजनेस में है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ थोड़ा बहुत कर लेती है, एक्सपोर्ट मार्केट डिसेंट है। 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइसिंग 426 से 448 रुपीस प्रति शेयर है, और यहाँ पर OFS भी है, फ्रेश इशू भी है। शरद जी, ये पहले बताइए, इनोवा कैपटैब में पैसे लगाने हैं या रहने दें?
नहीं लगाने चाहिए, मुझे लगता है ठीक ठाक कंपनी है और ग्रोथ वगैरह ठीक रहनी चाहिए, ज्यादा करके B2B है और एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशंस भी काफी अट्रैक्टिव है, 60-65% पे है। नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड मार्केट्स में ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस एडवांस स्टेजेस पे हैं, कनाडा वगैरह में, और यूके में भी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अभी काफी बड़ा हिस्सा केन्या वगैरह से आता है, तो मुझे लगता है डेवलप्ड नेशंस में जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे मार्जिन में इंप्रूवमेंट भी आना चाहिए। और एक एक्विजिशन इन्होंने किया था, उसकी भी इंटीग्रेशन, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, नए प्रोडक्ट एरियाज में भी उसके एंट्री इनको मिलती है, तो इन सब का फायदा होना चाहिए। और अगर यूटिलाइजेशन रैंप अप ठीक ठाक होता है और ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट हुई ये पूरे फंड को रेस जो कर रहे हैं उसको यूज करेंगे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होगा। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाएंगी 17-18 टाइम के आसपास, और ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहनी चाहिए, रिटर्न रेशियोज वगैरह भी ठीक ठाक हैं कंपनी के, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी बेट साबित होनी चाहिए। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म बेट के लिए अच्छी कंपनी है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये आइनॉक्स CVA जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट वाली कंपनी है, वो आज अपनी पारी की शुरुआत करेगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? धमाकेदार लिस्टिंग हो सकती है या नहीं? जी, लिस्टिंग तो धमाकेदार ही होनी चाहिए, जैसी सब्सक्रिप्शन हुई है। तो मुझे लगता है उस हफ्ते के जो तीनों IPOs थे, तीनों को ही काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। और आइनॉक्स में भी आपको ये एक एडेड एडवांटेज है कि जिस तरीके से उनका जो हाइड्रोजन वाला सिस्टम, हाइड्रोजन से जो उनका कनेक्शन है क्रायोजेनिक का, वो एक काफी बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रिगर है, और डोमेस्टिकली भी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वहां पे भी। और टिपिकली इसको आपको IP रिलेटेड चीज देखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नई कंपनी जल्दी से यहाँ बना पाएगी, तो अपनी पोजीशन बना पाएगी, तो मोड काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद करिए, और मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म होल्ड के हिसाब से आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगले 3-4 साल हम ये उम्मीद करें कि हाइड्रोजन स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होनी चाहिए, इंडिया के लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद बिल्कुल हम कर रहे हैं इसमें। बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद, बस मार्केट का सेंटिमेंट और सुधर जाए तो 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा IPO, काफी हाइप्ड IPO, और इसमें लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छा पैसा बन जाए। उस पर्सपेक्टिव से ही पैसा लगा था भर भर के। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 70 पॉइंट नीचे 21,099 के आसपास तक का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ये इशारा कर रहा है। चलिए इसी के साथ मुनाफे की तैयारी आपकी हो गई है पूरी, अब उतरेंगे पहला सौदा में।